हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकबिल अहमद है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेप्लेक्स। जी हाँ, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर एंटरटेनमेंट नीड्स। और हर बार की तरह इस बार भी हम एक बहुत ही मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, आज हम जिनके साथ जुड़ने जा रहे हैं उनका नाम है उत्कर्षा नायक। उत्कर्षा नायक टीवी और थिएटर की एक जानी मानी हस्ती और पर्सनालिटी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा। अभी तक कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस है कि आपके घर के हॉल में बैठ के आराम से कोजी सोफे पे बैठ के ऐसे लग रहा है कि लोग हमारे घर आ रहे हैं। ये तो लॉकडाउन में तो समझ लीजिए ये टेक्नोलॉजी जो है एक वरदान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। So how are you doing, उत्कर्षा जी? I am rocking as usual, क्योंकि मेरे लिए कोई बहुत नया नहीं है कि घर पे मैं हूँ इस तरह से। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, हर कोई जानता है कि थोड़ा अनसर्टेन होता है। तो आपका कोई शो चल रहा हो, चाहे आपकी कोई शूटिंग चल रही हो, कोई प्ले चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, प्रोजेक्ट आपके हाथ में जो है वो चलता रहता है कुछ महीनों तक। उसके बाद अपने आप ही एक ब्रेक आ जाता है और अपने आप ही आपका लॉकडाउन हो ही जाता है। तो इंडस्ट्री के लिए कोई नई चीज नहीं है। तो उस तरह से मैं ऐसी समझ के चल रही हूँ, टू बी वेरी पॉजिटिव, कि ये मेरे दो प्रोजेक्ट्स के बीच का थोड़ा टाइम है जो मुझे ऐसे ही बिताना है। तो उत्कर्षा जी, what is this is really a very noble thought, and so what is keeping you busy these days? वैसे तो घर में तो हजार काम होते ही हैं। अब चूंकि सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए वो स्थिति नहीं बची, अब तो सबके लिए हो गया है, क्योंकि किसी की बाइयां नहीं आ रही है तो झाड़ू पोछे से लेके सब कुछ सबको ही कर ही रहा है। लेकिन हाँ, अगर उसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर रही हूँ, जिसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी ऑफ लेट मैंने शुरू किया है, वो है लर्निंग स्पेनिश। वाह, मुझे जी थैंक यू। मुझे भाषाएं सीखने का हमेशा से शौक रहा है। मतलब मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैंने गुजराती थिएटर किया है, गुजराती सीरियल्स किए हैं, पंजाबी का थोड़ा बहुत मतलब एक लहजा और कैरेक्टर्स इस तरह के मैंने किए हैं, राजस्थानी किए हैं, यूपी का तो खैर एक आई कैन से दैट इट्स माय फोर्टे, क्योंकि ससुराल यूपी का है तो ऑब्वियसली आई एम मोर एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज। और उस तरह के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी बहुत सारे मैंने किए हैं। और मराठी तो खैर अपनी लैंग्वेज है, अंग्रेजी आती ही है। तो साउथ इंडियन भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स किए। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे भाषा आती है, बट आई कुड मैनेज इट। तो एक लिंग्विस्टिक फैक्टर मेरे में हमेशा रहा और एक हमेशा वो चाहत भी रही एक लैंग्वेज सीखने की। तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन का फायदा उठा के क्यों ना एक ऐसी भाषा सीखी जाए जिससे हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, दुनिया में जैसे स्पेनिश अगर कहा जाए तो दुनिया में और खासकर यूरोप और अमेरिका जो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है, इकोनॉमिकली ऑल्सो, आई मीन यू नो जोग्राफिकली ऑल्सो, वहाँ पे स्पेनिश जो है सेकंड नंबर पे, लाइक अमेरिका की सेकंड लैंग्वेज स्पेनिश है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर ले, तो मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया। वाह, बहुत ही अच्छा, ये कमाल की बात आपने कही है। कोइंसिडेंट ये भी है कि मैंने भी स्पेनिश बहुत साल पहले सीखी थी। अब काफी कुछ भूल गया हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी अभी भी याद है। लेकिन बट दिस जी केताल का मतलब होता है हाउ आर यू, बीएन का मतलब है मैं अच्छा हूँ। फॉर द ऑडियंस, करेक्ट। माय डॉग आई एम सॉरी। कम हियर, मेरा और एक टाइम पास है जो मैं दिखा। कम हियर। Look at this. Hello. He said hi to you. That is another time pass. He's not interested in me. नहीं, apart from him, मैं और एक बात भी कहना चाहूंगी apart from learning Spanish कि मैं इस लॉकडाउन में क्या कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को, मेरे फैंस को भी पता है कि मैं एनिमल वेलफेयर में बहुत ज्यादा एक्टिव रही। तो मेरे घर में जो डॉग है उसका तो वेलफेयर ही वेलफेयर होता रहता है, वो अलग बात है। बट उसके अलावा जो हमारी गलियों में जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, कई सारे एनिमल्स हैं जिनको ना वो प्यार मिल पाता है, ना वो
खाना मिल पाता है, ना पानी तक मिल पाता है। आप सोच सकते हैं किस स्थिति में वो जीते होंगे। तो पिछले कई सालों से मैं एनिमल वेलफेयर में हूँ और लॉकडाउन में हमारी ड्यूटी डबल हो जाती है, क्योंकि कई सारे फीडर्स हैं जो कई सारी जगह पहुंच नहीं पाते बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से पहुंचने के बावजूद उनके पास पैसे नहीं है। कई सारे फीडर्स है जो मैं जहाँ फीडर्स को जो महीने का 15,000 कमाते हैं और 10,000 जो है एनिमल वेलफेयर में कुत्तों को या बिल्लियों को खिलाने में खर्च कर देते हैं, और लॉकडाउन की वजह से उनका ये 15,000 महीना भी आना रुक गया है। ऐसे में लगता है कि हम जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने भी अपने फीडिंग के जो एरियाज हैं वो थोड़े बढ़ा दिए। पहले मैं अपने एरिया में ही ज्यादातर फीडिंग करती थी। कुछ एरियाज मेरे थे जो शूटिंग को जाते हुए जो रास्तों में जो कुत्ते पड़ते थे मिलते थे उनको मैं खिलाती थी, लेकिन अभी मैंने उसके अलावा अपने एरिया थोड़े एक्सटेंड कर दिए। तो इस तरह से मेरा काफी सारा समय एनिमल वेलफेयर में भी बीतता है। वेरी गुड, दिस इज अ वेरी नोबल थॉट। इनफैक्ट मेरी और भी काफी सारे टीवी और फिल्मों से जुड़े हुए लोगों से बातें होती हैं, तो वो कहते हैं कि डिस्पाइट देयर नॉट बीइंग एनी शूटिंग, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम वेरी कंस्ट्रक्टिवली एंड क्रिएटिवली, इन द सेंस कि उनका ये कहना है कि एक्टर्स को ऐसा, लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, लेकिन एक्टर्स को अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले रोहिताश जी से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि वो आजकल वर्ल्ड सिनेमा एक के बाद एक लगातार देख रहे हैं, विच इज वेरी गुड ट्रेनिंग इन एक्चुअली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। तो ये You said it, because मुकबिल मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी। जहाँ तक आगे का प्रिपरेशन है उसके लिए हम कुछ बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, जैसे कि एम्ब्रोसिया थिएटर ग्रुप, आप जानते ही हैं, ये हमारा थिएटर ग्रुप है। पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है, क्योंकि एक थिएटर ग्रुप के साथ साथ हम लोगों ने मंडी हाउस जो है वो एक मिनी थिएटर शुरू किया है अलोंग विद अ कैफे वेयर वन कैन चिल आउट। तो अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से वो बंद है, लेकिन हाँ, फ्यूचर की तैयारी हम वहीं से देखते हैं। ऑनलाइन भी कई सारी एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो एक्टर अभी प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं मुंबई के लिए, वो ऑनलाइन अपने घर में बैठ के भी अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। एज एन एक्टर अपने आप को मरने नहीं देना है, और उसके लिए खासकर आप जब बिगिनर हो तो कई सारी चीजें आपको सीखनी भी होती है, प्लस कई सारी चीजों की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। मान लीजिए लॉकडाउन गॉड फॉरबिड बट 6 महीने चला, तो आप एक्टिंग करना तो नहीं छोड़ेंगे, तो आपको प्रैक्टिस में रहना है। और इसलिए हम लोगों ने प्रोविजन अपनी तरफ से किया एम्ब्रोसिया थिएटर ग्रुप ने, कि हम ऑनलाइन चीजें भी हम शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आपने मंडी हाउस का जिक्र किया, कुछ और एलैबोरेट करें, इस आइडिया के पीछे क्या सोच थी, क्या किया आपने, क्या उसका स्कोप है? मैं खुद और मेरे हस्बैंड, हम दोनों थिएटर बैकड्रॉप से हैं, तो मैं सीरियल में ज्यादा हाल फिलहाल ज्यादा एक्टिव रही, लेकिन मेरी शुरुआत जो है थिएटर से ही हुई। तो कहीं ना कहीं वो जो खिंचाव था थिएटर की तरफ, वो चुप बैठने नहीं दे रहा था, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें हम लोगों को एक मौका मिला कि हम एक मिनी थिएटर के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जो कि हमने मतलब विद इन अ मंथ फटाफट डिसीजन लिया। एक पृथ्वी, जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि पृथ्वी सबको मालूम है, उसका मैं जिक्र कर रही हूँ, या मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो और जो छोटे छोटे ग्रुप्स है वो भी अफोर्ड कर सके, ऐसी जगह हम अवेलेबल करके देना चाह रहे थे उन ग्रुप्स को जो कि करना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स भी है। तो ऐसे में एक बीच वाला प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है मंडी हाउस के थ्रू, जहाँ पे थिएटर है, वहाँ पे ऑब्वियसली शोज हो सकते हैं, रिहर्सल्स हो सकते हैं। उसके अलावा मंडी हाउस में कई सारी जगह हैं, हमारे पास स्पेसेस है जहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे कि रिहर्सल्स हैं, या डांस प्रैक्टिस है, या कॉन्फ्रेंसेस है, या लुक टेस्ट है। और उसके अलावा जहाँ कैफे है, ओपन एरिया है, वहाँ पे हम लोग कई सारे इवेंट्स करते हैं। जैसे कि हमने एक छोटा सा ओपन माइक इवेंट किया था, वो इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। जितने न्यू कमर्स थे, जितने एस्पायरिंग एक्टर्स थे, वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जो फुल ऑफ एक्टिविटीज है, और जो बिगिनर्स है और जो कुछ करना चाहते हैं इसमें, थिएटर में या इवन आगे चल के सीरियल में हो या फिल्म में हो, एक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मंडी हाउस के रूप में खड़ा हो गया।
और मंडी हाउस को कौन नहीं जानता है, मतलब नाम जहां तक है तो वो जुड़ा हुआ है दिल्ली के मंडी हाउस से ऑब्वियसली, क्योंकि वो एरिया हर कोई उससे रिलेट करता है। हमारे इंडस्ट्री से सब जानते हैं कि वो एरिया एक ऐसा एरिया था दिल्ली में जहाँ पे बहुत सारे मतलब क्रिएटिव लोग इकट्ठा बैठ के वहां से पता नहीं किस किस का जन्म हुआ है इंडस्ट्री में। तो हमें लगा कि ऐसा एक मंडी हाउस मुंबई में भी होना चाहिए, और इससे ज्यादा ऐप्ट नाम हमें नहीं सूझा, इसलिए मंडी हाउस। वंडरफुल। बल्कि ये आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मेरे भी काफ़ी एसोसिएशंस रहे हैं। मंडी हाउस में एक ज़माना था कि जब हम लोग JNU से थिएटर देखने जाते थे, NSD में, श्री राम सेंटर में, और मंडी हाउस वाज एंड स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ ग्रेट हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज इन द नेशनल कैपिटल विच इज दिल्ली। सो इट्स अ वेरी नोबल एंड ग्रेट इनिशिएटिव। तो कमिंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स योर ओन जर्नी उत्कर्षा जी, तो आप जरा इस चीज पर would you like to shed light on your initial journey? How did you get inclined towards theater and films and the creative arts? मुकबिल, आज तो आपने तार ही छेड़ दिया। मैं बोल देती हूँ कि कैसे शुरुआत हुई। बहुत बिल्कुल यही मौका है। लेकिन क्या है ना कि एक मुझे लगता है कि एक एक्टर या एक क्रिएटिव इंसान जो होता है, कहीं ना कहीं वो बीज जो है ना, या तो वो साथ में लेके आता है, या तो वो कहीं ना कहीं रोपे जाते हैं बहुत ही बचपन में। और मैं अपने बचपन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो शायद मैंने हार्डली कहीं शेयर की है। जब मैं नर्सरी में थी, ठीक है, रोजवुड नाम की स्कूल थी जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडमिशन करवाया था। मैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्कूल का गैदरिंग था, मतलब स्कूल डे था, और उस दिन सारे स्टूडेंट्स, जैसे लोअर केजी है, अपर केजी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, थोड़े मेरे से जितने भी सीनियर थे वो सारे परफॉर्म कर रहे थे, और मैं ऑडियंस में नीचे बैठी थी, और छोटा सा हॉल था, उसी में सब कुछ चलता था। और जिन्होंने परफॉर्म किया, अच्छा नर्सरी क्लास के लिए अलाउड नहीं था क्योंकि बहुत छोटे थे हम लोग, ना कुछ बोल पाते ना कुछ कर पाते। तो मुझे ये लगा मनोज गिर गया, जल्दी sorry, I'm so sorry, my dog came. No worries, carry on. तो हम लोगों का जो है वो स्कूल डे था, और हम लोग सब लोग परफॉर्म कर रहे थे, और मैं ऑडियंस में बैठी थी। अब हुआ ये कि सबको गिफ्ट्स मिले जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे जो है गिफ्ट नहीं मिला, गिफ्ट एज इन प्राइज। उत्कर्षा जी, कैन यू रिपीट दिस थिंग? हाँ श्योर, मैं शुरू से रिपीट करती हूँ। जब छोटी थी और नर्सरी में थी, तो मैं स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया गया था, स्कूल का नाम था रोजवुड। अब हुआ ये कि सारे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे जो लोअर केजी में थे, अपर केजी में थे, लेकिन मैं थी नर्सरी में। तो नर्सरी के बच्चों को परफॉर्म करना अलाउड नहीं था क्योंकि बहुत ही छोटे थे, कुछ बोलने के भी लायक नहीं थे शायद। तो मैं ऑडियंस में बैठी थी और मैं सब देखते जा रही थी, और जब परफॉर्मेंसेस हुई सबकी और सबको प्राइजेस देने लगे कि भाई ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो मैं ऑडियंस में बैठे बैठे रोने लगी। और मैंने वहां स्टेज पे तो नहीं परफॉर्म किया, लेकिन ऑडियंस में बैठ के मैंने जो भी परफॉर्म किया, जो रोना धोना, वो एक टीचर ने देखा, एक पारसी टीचर थी, और उसका चेहरा मुझे आज भी याद है, बहुत ही कंपैशनेट सा चेहरा था। उसने मुझे देखा मैं रो रही हूँ, और मैंने अपनी आंखों से कन्वे कर दिया कि मैं क्यों रो रही हूँ, और वो समझ गई, और उसने उसमें से एक प्राइज वाला कोई आइटम था, मुझे वो आइटम भी आज याद है, मॉडलिंग क्ले। वो मॉडलिंग क्ले का एक पैकेट मेरे हाथ में रखा। उसके बाद स्टोरी डजंट एंड हियर, चलो मुझे मॉडलिंग क्ले तो मिल गया। उसके बाद मैं घर गई, और जिंदगी में पहली बार मैंने झूठ बोल के घर पे बताया, वेरी स्मार्ट, कि मुझे जो है मैंने परफॉर्म किया और मुझे ये गिफ्ट मिला है, प्राइज मिला है। घर वालों ने सराहा, बहुत सराहा, और वहां पे मेरे बीज रोपे। बिलीव मी मुकबिल, उसके बाद मुझे घर पे जाके झूठ नहीं बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं हर कंपटीशन में पार्ट लेने लगी और मैं जीतने लगी। उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो, कॉलेज लेवल हो, या फिर और आगे, मतलब फिर मुझे आई नेवर हैड टू लुक बैक, बिकॉज़ वो बीज वहां पे रोपा गया। वो जो चाहत थी वो वहीं पे रोपी गई थी, जो आज तक मुझे यहाँ तक ले आई। वाह, this is a really sweet and a very remarkable story, उत्कर्षा जी।
तो ये कब की और कहाँ की बात है? ये अंधेरी वेस्ट में ही, मेरा ब्रॉटअप वाज इन अंधेरी वेस्ट ओनली। मेरा जन्म अंधेरी का ही है, अंधेरी में ही, और मेरा पूरी जिंदगी मेरी अंधेरी में ही बीती है। So born and brought up here. Yeah. Wonderful. So how was this? How did the journey progress? I mean, did you start performing in theater and then TV, films? What was the process? How did you go about it? जैसे मैंने बताया, वो चाहत थी, तो मेरे एकेडमिक के साथ साथ मैंने इस पर्टिकुलर चीज का हाथ कभी नहीं छोड़ा। घर वाले क्रिप करते रहे कि इसकी वजह से तेरे पढ़ाई पे असर हो रहा है, क्योंकि मेडिकल की स्टडी थी। आई वाज इन जीएस मेडिकल कॉलेज। जीएस मेडिकल कॉलेज का भी एक वाकया सुनाती हूँ। फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज। अच्छा, यू आर अ डॉक्टर? या, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। फर्स्ट डे ऑफ जीएस मेडिकल, फर्स्ट डे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा, whoever is interested in intercollegiate competition audition, please come to MLT. MLT is main lecture theatre. मैंने अपना एकेडमिक वाला, पढ़ाई वाला लेक्चर छोड़ा, straight to MLT, took part in it, bagged both the awards। IIT और उन्मेष दोनों कंपटीशन में मैं अवार्ड लेके आई। Not bragging about it, but it's a fact। ये चीजें आपको आगे जाने के लिए और प्रोत्साहित करती है। तो ऐसे मेरी जर्नी चालू रही कंटिन्यूअसली। उसके बाद मैंने, जब मैं कॉलेज में थी, तब मैंने एक अमेच्योर ग्रुप ज्वाइन किया थिएटर का, जिसका नाम था माध्यम। उसके थ्रू मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, बहुत सारे एक्टिविटीज किए, और मैं कंटिन्यूअसली एक्टिव रही माध्यम के थ्रू। मराठी थिएटर के बारे में कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने एक अपना एक स्थान, एक अपनी पहचान कायम की है। बिल्कुल, एक अपनी पहचान बना के रखी है मराठी थिएटर में, and I'm very proud of it कि I have been a part of it in the, especially in the beginning period of my life। But वैसे मैंने प्लेस तो काफी किए, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किए, बहुत अच्छा सर्कल मिला मराठी थिएटर में, क्योंकि बहुत ही कमिटेड लोग हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा। और मराठी थिएटर की एक खासियत ये है कि बहुत नॉवेल्टी है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, ऑर्बिट सब्जेक्ट्स, और सुबह 11 बजे का शो, दादर हो चाहे पार्ले हो चाहे बोरिवली हो, हाउसफुल। दैट इज मराठी थिएटर। वंडरफुल। हाँ जी, मतलब सिर्फ प्ले करने वाले नहीं है, देखने वाले उससे कई गुना ज्यादा है। सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ। तो उस मराठी थिएटर में मैंने कदम रखा, और मेरा एक लैंडमार्क था करियर का, एंड दैट वाज अ प्ले कॉल्ड पुरुष। तो उसके काफी शोज, मतलब मैंने जब वो किया उसके 5 साल पहले वो उसके शोज बंद हुए थे, जिसमें रीमा लागू, जो कैरेक्टर मैंने किया, रीमा लागू जी कर रही थी, और विलन जो थे मेन वो नाना पाटेकर थी, और विजया मेहता उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ। तो ये प्ले मेरे पास आया क्योंकि जो एमेच्योर थिएटर में मेरी एक्टिविटीज थी, वो देख के मेरा नाम वहां पे सजेस्ट किया गया कि व्हाई डोंट यू ट्राई उत्कर्षा नाइट। तो उस तरह से मेरा एक प्रोफेशनल थिएटर में मेरा पहला कदम मैंने रखा। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर एक तरह से ये हुआ ना कि हम लोगों ने 500 से 600 शोज किए पुरुष के ऑल ओवर महाराष्ट्र। इवन आउट ऑफ महाराष्ट्र हम प्लान कर रहे थे, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो नहीं हो पाया। बट इट ऑलवेज हैड द चांस टू इवन गो। बाद में हिंदी में भी हुआ, जो अब्रॉड में भी शोज हुए, लेकिन तब वो काफी बाद में हुआ, तब मैं नहीं कर पाई मेरी मसरूफियत की वजह से। लेकिन यस, पुरुष वाज एन एक्सपीरियंस। एक तरह से कहा जाए तो प्रोफेशनल थिएटर में मेरे पहले गुरु थे नाना पाटेकर, उनसे मैंने काफी सीखा, एंड टिल डेट आई एम थैंकफुल टू हिम। एंड उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि मैं यहीं की थी, बहुत मुश्किल नहीं था, कहीं जाना आना नहीं था। यहाँ से ज्यादा ट्रेन पकड़ के दादर जाते थे थिएटर के लिए, या रिहर्सल के लिए बस पकड़ के पार्ला जाते थे, तो बहुत मुश्किल नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे यूपी से मुंबई शिफ्ट होना है। सो आई वाज लकी इन दैट केस। तो और फिर चीजें just took off. Are you still in touch with Nana Patekar ji? Yeah, definitely. We've been good friends. Yes. Wonderful. So, how did this transition happen from theatre to TV to films? And what drew you? जैसे मैंने कहा कि बहुत ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ हुआ ही नहीं, वो it just went in the course of happenings. बिकॉज मुझे आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे जाती गई, थिएटर से जो ट्रांजिशन हुआ टीवी मीडियम का, और फिल्में तो खैर चल ही रही थी, लेकिन फिल्मों में भी एक अलग अलग दौर आए। फिल्में मैंने की है,
लेकिन लिमिटेड की है. बट आई हैव ऑलवेज बीन मेजरली बिजी विद थिएटर and TV serials, majorly with TV. To begin with, it was more of theatre, and then later it was TV, and then along with TV, मैंने कुछ plays भी किए, जो मैंने produce भी किए खुद, जिसमें से एक था हम लोगों ने इस प्यार को क्या नाम दूं, जो मेरा hit show था, उसी की टीम को लेके हम लोगों ने एक play किया था, 2 फूल 4 माली, जो even abroad भी shows हुए थे, and it was very well accepted. वो मेरा खुद का production भी था. तो इस तरह से मैंने theatre की activities भी side by side चालू रखी, apart from TV serials. Right. So, according to your own experiences of the industry, आपने थिएटर भी किया, टीवी भी किया, कुछ फिल्में भी की. So, how has your experience been? Which is your favorite medium and why? मेरा मतलब मैं particularly ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन थिएटर में yes, मतलब I can compare all the 3 media rationally, or you know, because I've been part of all the 3 media. But मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा है या मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक एक्टर के लिए एक्टिंग करने का मौका ही सबसे बड़ी बात है. तो थिएटर में तो चलो एक्टर इज अ किंग, बिकॉज आप डायरेक्टर ने आपको जो भी सिखाया हो भूल जाओ, थिएटर पे स्टेज पे जाके आपको जो करना है आप कर सकते हो. और कैमरा मीडियम में है, डायरेक्टर बैठा रहता है, कट बोलेगा कि ये नहीं, ये चाहिए. तो थिएटर में जो मजा है वो अलग है. यू किंग, यू आर डायरेक्टली इन टच विद ऑडियंस. आप जो कर रहे हो, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस सुन रही है, और ऑडियंस जो कह रही है और जो अप्लॉज दे रही है वो सीधे आपको यहाँ पहुंचता है. तो ये थिएटर का एडवांटेज है, वो एक अलग मजा है. थिएटर का डिसएडवांटेज ये है कि इट्स मोर ऑफ एकॉस्टिक्स मीडियम, so it's more of voice and your body, body language का medium, but your expressions are not that majorly conveyed to the audience the way they are conveyed in TV or film, obviously. तो आपका face जितना properly दिखता है TV में या film में, तो उसके लिए मुझे TV या film अच्छा लगता है, क्योंकि आपके facial expression आप इतने अच्छे से, जैसे मैं even अभी being a veteran and being in this medium since so many years, now I know how to act in a master and how to act in a close-up. You know, so that's the difference. So वो जो चीज है वो एक ब्यूटी है, you know, टीवी मीडियम की हो या फिल्म मीडियम की. फिल्म मीडियम का और मजा होता है क्योंकि अलग होता है, क्योंकि लंबे लंबे शॉट्स होते हैं, प्रॉपर्ली डिजाइन शॉट्स होते हैं. उस तरह की कटिंग नहीं होती है जैसे टीवी में कि भाई आप पूरा मास्टर दे दो, पूरा क्लोजअप दे दो. फिल्म मीडियम का एक अपना मजा है, एक ज्यादा अलग लेवल की क्रिएटिविटी है, you know? तो हर मीडियम का अपना एक एडवांटेज है, अपना एक डिसएडवांटेज भी है. और मैंने तीनों मीडियम थॉरली एंजॉय किए एज एन एक्टर. मुझे लगता है मुझे एक्टिंग करने का मौका तो भाड़ में जाए, सामने कैमरा है, ऑडियंस है या फिल्म का कैमरा. यस, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द 3 मीडियम. कहाँ पे आपको क्या यूज करना है, आपकी बॉडी कहाँ यूज होगी, हाथ कहाँ यूज होगा. अब टीवी के सामने अगर आप थिएटर वाली एक्टिंग करने जाओगे तो आपके हाथ ऑब्वियसली फ्रेम के बाहर जाएंगे, सो इट्स ऑफ नो यूज. तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आप वक्त के साथ सीखते जाओ. I can't hear you. Yes, yeah. So in fact, this is one of the remarkable things about all the 3 crafts, that they have their own advantages और उनके disadvantages भी हैं. और आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत ही balanced और एक unbiased view दिया. तो फिर भी अगर ये कहा जाए कि which is your most favorite मीडियम, तो आप क्या कहेंगे? अभी भी मैं कहूंगी थिएटर. उसके बावजूद अगर आप मतलब जैसे कि थिएटर में एक्टर इज अ किंग. ट्रू बिल्कुल. एंड और मैंने वो अपार्ट फ्रॉम दैट वो मतलब एक्टर बीइंग किंग उसका एक एस्पेक्ट हुआ. उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैंने खासकर पुरुष जैसे मैंने 500-600 शोज किए, वो कैरेक्टर बहुत ही डिमांडिंग था, मेन लीड था. और उसके बाद आई हैव एक्सपीरियंस्ड bliss after the show. bliss. जब ऑडियंस आपको जो अप्लॉज देती है, और ऐसा वाला अप्लॉज जो आपको आपका डायलॉग तक खत्म नहीं करने देती, उसके पहले जब अप्लॉज आना शुरू होता है, ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है. वो चीज आपको कभी भी ना टीवी पे ना फिल्म में मिलेगी. राइट. तो आपने अपने जी उत्कर्षा जी, आपने बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशनल ट्रैजेक्टरी को एक्सप्लेन किया. अब थोड़ा पर्सनल की तरफ जाते हैं. आपने अपने हस्बैंड मनोज वर्मा जी का जिक्र किया, वो भी एक्टर हैं और मशहूर एक्टर हैं. तो उनके बारे में आप कुछ बताइए, ये कैसे आप लोग दोनों की जान पहचान हुई, कैसे साथ में आए और
कैसा रहा ये सफर? मनोज और मैं पहली बार जब मिले तो मैं एक यू लव स्टोरीज नाम का सीरियल आता था जी टीवी पे, तो अनुभव सिन्हा डायरेक्ट कर रहे थे, तो मनोज अनुभव के दोस्त हैं, तो अनुभव ने कहा चल मनोज है जस्ट शिफ्टेड टू दिल्ली, मुंबई फ्रॉम दिल्ली, तो चल तू एडी बन जा, चल क्या कर रहा है आजा। तो मैंने मनोज को पहले, और मैं एक्टर थी मेन लीड, तो मैंने मनोज को पहले एडी के रूप में देखा अच्छा ओके एडी है, यही हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन बीच बीच में कुछ जिक्र होते रहे, बिकॉज अनुभव सिन्हा वाज इन टीवी एट दैट टाइम, एंड कई सारी चीजें होती रहती थी, तो मुझे पता होता था कि मनोज इज डूइंग दिस शो विद हिम, या कॉमन फ्रेंड्स थे। लेकिन जो एक इजहार और इकरार की बात करें तो हम एक गोविंद निलानी की फिल्म की थी, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी वो, जिसमें मेरा सपोर्टिंग रोल के लिए इवन नॉमिनेशन हुआ था नेशनल, नॉट नॉमिनेशन क्योंकि नॉमिनेशंस होते नहीं, बट आई वाज बीइंग कंसीडर्ड फॉर सपोर्टिंग बेस्ट एक्टर इन दैट। तो वो मैंने उसमें बहुत अच्छी एक फिल्म की थी टू बी मेंशन्ड, फिल्म का नाम था संशोधन, तो उसमें मनोज भी था। संशोधन इज अ वेरी रिमार्केबल मूवी। हाँ जी, तो मनोज और मैं हम दोनों थे, और आउटडोर था, होटल का नाम मेघदूत था, होटल में स्विमिंग पूल था, क्या बात, कड़ाके की धूप थी और क्या चाहिए और क्या चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स वर देयर या। और जब मैं निकली, मेरा पैकअप मनोज से पहले हुआ, तो मैंने एक चीज देखी कि मनोज ने फटाफट जो है मेरा सामान था रूम से, तो वो निकलवा के नीचे लाने में मेरी मदद की, तो बंदा काम का लग रहा है। And that is how it would stand, yes. So how has the journey been? कितने साल हो गए आपकी शादी? शादी को कितने साल हो गए? गिनने पड़ेंगे। सन, कौन सा सन था? What year was it? 1996. Okay. Yes. तो कई साल हो गए, अभी तो गिनने ही पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, जब हमारी शादी की 20वीं सालगिरह थी ना, तो एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मैंने और मनोज ने मिलके नजबलिए सीजन 8 किया। मैं बस वहीं पे आने वाला था, अभी उसी सवाल पे क्या बात है, we are tuned, see? तो हम लोगों ने साथ में नजबलिए किया, और हम लोगों का जो पहला परफॉर्मेंस था वो भी एक केक था। वंडरफुल। जो एक का जो है केक था, यू नो, उस केक के ऊपर, वो सेट ही पूरा केक का बना था, उस केक के ऊपर हम डांस कर रहे थे। इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था। वंडरफुल। So we celebrate our 20th anniversary like that. Right. So it's a remarkable, मतलब so sweet. हाँ, very different, not huge. Yeah. Yes. So how was the experience in participating in a reality show? Very nice. मतलब एक वो लोग बहुत ही obviously आपको बहुत obviously स्टार ट्रीटमेंट होता ही होता है, तो वो तो हम लोगों ने thoroughly enjoy किया। बट हाँ, being नजबलिए it was quite remarkable, क्योंकि हुआ ये था कि जब नजबलिए चल रहा था तो मेरा एक शो भी ऑन एयर था, और गंगा कर रही थी मैं तब, और शूटिंग नायगांव में चल रही थी, तो आई वाज द मोस्ट टैक्स्ड अमंग्स्ट द ऑल द कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज मैं नायगांव से आती थी रात को 9 बजे, कभी 10 बजे, उसके बाद हम 2-2 बजे तक रिहर्सल करते थे, फिर सुबह उठ के मैं नायगांव पहुंचती थी, तो आसान नहीं था, और तभी वो ब्रिज का काम भी चल रहा था वसई का, तो कई बार मैं, यू वोंट बिलीव मी, कई बार मैं ट्रेन से आ चुकी हूँ, बिकॉज द ब्रिज वुड बी जस्ट स्टक अप फॉर आवर्स, मुझे तो रिहर्सल में पहुंचना है, बाकी आर्टिस्ट तो घर जाके सोएंगे, तो मैं कई बार ट्रेन से आ चुकी हूँ जस्ट टू कैच अप विद द रिहर्सल। तो जो स्टारी वाला एस्पेक्ट दिखता है हम लोगों का, बट ये जो पीछे की मेहनत है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। So that has been, in fact, trains are a lifeline of Mumbai. मतलब trains के बगैर तो बम्बई का काम ही न चले। तो उत्कर्षा जी, आपकी इतनी लंबी जो एक करियर रही इन टीवी, फिल्म्स एंड थिएटर, उसमें से अगर कहा जाए कि सबसे यादगार कोई एक इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने फैंस और दर्शकों के साथ, तो आप जरा बताएं। यादगार एज सच मैं कहूंगी कि मतलब समथिंग विच आई चेरिश सो फार, कि एक करियर तो बहुत मैंने एंजॉय किया हमेशा से,
जितने भी क्रूज के साथ काम किया, बहुत ही मतलब अच्छे फ्रेंड्स बने, मिले बिछड़े, बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ कुछ यादें जो है वो आप चेरिश करते हो। उसमें से एक है मेरा कैरेक्टर मनोरमा मामी का, जो इस प्यार को क्या नाम दूं में था। तो एक छोटा सा टैग लाइन था उसमें, हेलो हाय बाय बाय। तो वो मैंने जितना एंजॉय किया ना एज एन एक्टर, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ उसमें कोई बहुत हटके या कोई ऐसी चीज थी, लेकिन जो मैंने उस कैरेक्टर को लिटरली जिया, आई गॉट इनटू, कहते हैं ना, आई गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो इसलिए मैंने उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। उस पर्टिकुलर शूटिंग, मतलब शूटिंग पे जो लोगों को कई बार इंटरेस्ट होता है कि भाई शूटिंग में क्या क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ वो स्टारी वाला एस्पेक्ट दिखता है, लेकिन कुछ चीजें आपको हमेशा से याद रहती है। जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं के सेट पे मुझे याद है एक बार क्या हुआ कि मैं खड़ी थी, मेरे साइड में मेरे हस्बैंड जो बनते हैं वो खड़े और बाकी फैमिली खड़ी थी। फिल्म था, शूटिंग था, सीन था शादी का, किसी की शादी हो रही है, किसकी हो रही थी मुझे याद नहीं है क्योंकि शादियां तो होती रहती है डेली सोप में। तो किसी की शादी थी और सेट में ना ऐसे पानी के बोल्स बड़े बड़े डेकोरेटिव रखे थे और उसमें पानी में दिए जलाते हैं बिकॉज इट लुक्स नाइस फ्रॉम द कैमरा। ये जनरली आता ही है ये पर्टिकुलर सेट पे, यू नो, चीजें तो वैसे ही रखा हुआ था साइड में। और सारे मर्दों ने पगड़ियां पहन रखी थी, जो पिंक कलर वाले साफे बोलते हैं ना, जो शादी में पहनते, तो मेरे हस्बैंड ने भी पहना था। एंड यू वोंट बिलीव, वो खड़े थे और पीछे वो रखा हुआ था, वो बोल भरा हुआ लाइट जिसमें पानी था, उसको दिए तैर रहे थे जले हुए, और उनके साफे ने आग पकड़ ली। अरे, और उनको समझ में नहीं, सब लोग सामने से देख रहे थे, वो मेरे बाजू में थे और सामने से सब लोग देख रहे थे, सब लोग चिल्लाने लगे अरे अरे करके। मुझे भी एक सेकंड समझ में नहीं आया, उनको खुद तो समझ ही में नहीं आया, बट ही गॉट पैनिक्ड एंड ही स्टेप्ड अहेड। एक स्टेप उन्होंने लिया और मैंने देखा कि उनका साफा पूरा जल रहा है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे इमीडिएटली हाथ मारा उनके सर पे, और वो आग जो है सर पे पहुंचने वाली थी, उनके थोड़े से बाल भी जल गए थे हल्के से, और मैंने वो साफा उठाया और नीचे फेंका जमीन पे। तो इसी तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। You are a devoted wife. बार-बार के, हाँ जी, इसीलिए मैं बार-बार कह रही कि वो सिर्फ वो स्टारी वाला एस्पेक्ट दिखता है, लेकिन किस स्थिति में हम लोग कई बार शूटिंग करते हैं वो आसान नहीं होता। तो एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि आपने इतना लंबा सफर तय किया इतने सारे मीडियम्स में, और हम जानते हैं कि बॉम्बे इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मेनी पीपल। बहुत सारे लोग यहाँ एस्पायरिंग एक्टर्स, बडिंग एक्टर्स बहुत सारे आते हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स। तो एज एन एक्टर, what is your recommendation, what are your suggestions to the upcoming actors, aspiring actors? इनके लिए क्या आप कहना चाहोगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बी एट इट। आप मतलब ये फील्ड जितना दिखता है स्टारी और जितना अट्रैक्टिव दिखता है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे, आज आए और आपको कल कहीं ऐसी जगह चांस मिल गया कि आप स्टार बन गए। ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, होने को होता है। जिसके एक बंदे के साथ होता है, उसके पीछे हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इतना ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता, जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस फील्ड में डेफिनेटली मेहनत ही करनी पड़ती है, मेहनत पेज डेफिनेटली। अगर आप करते रहोगे, और आपको थोड़ा अपने प्रति ऑब्जेक्टिव होके सोचना पड़ेगा कि क्या आप में वो वाकई में वो लगन है, कि आप में वो पेशेंस है लगे रहने का, तो ही आप माइंडसेट बना के ही इस पर्टिकुलर फील्ड में आइए। चाहे आप अगर खासकर आप मुंबई में शिफ्ट करना चाहते हो कहीं बाहर से, तो सोच समझ के कि आपको लंबे समय के लिए सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलेगा। ओवरनाइट वाली जो चीज है, कोई जादू की छड़ी है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली आप इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे। अगर आपके अंदर वो गुण है तो वो डेवलप होते जाएंगे, आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, आपके कॉन्टेक्ट ज्यादा बनते जाएंगे, एंड डेफिनेटली वन फाइन डे अगर आपकी लगन है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे जिंदगी। राइट, तो बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्षा नायक जी। जाते जाते कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स इफ एनी फ्रॉम योर साइड?
लॉकडाउन है तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही होंगे कि भाई लॉकडाउन जल्दी खुल जाए और इंडस्ट्री जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है सबके बारे में, खासकर वो क्लास जो लाइटमैन होते हैं, स्पॉट बॉयज होते हैं, सबका इनकम रुक गया है। वैसे तो इनकम सभी का रुक गया है, लेकिन ये है कि एसेंशियल सर्विसेज फिर भी कुछ ना कुछ चालू है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होप है। इंडस्ट्री जो है वो एक हो जाता है कि भाई एंटरटेन से रिलेटेड है, प्लस थिएटर है जो एक बंद, या इवन शूटिंग्स है जो एक बंद एटमॉस्फेयर में होने वाली चीजें हैं, तो परमिशन कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी बोल नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में ही, मैं तो यही पकड़ के चल रही हूँ कि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स के बीच का ये टाइम है और मुझे मतलब वो बिताना है कैसे भी करके, तो ऐसे ही बिता रहे, टाइम पास करके कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करो, कुछ टाइम पास करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, एक कॉम्बिनेशन अपने आप के लिए बना पाओगे तो इस लॉकडाउन से गुजरने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट। तो उत्कर्षा जी एक चीज आप और बताइए कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर असेसमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोविड क्राइसिस ऑन थिएटर, फिल्म्स, इस पूरे इंडस्ट्री पे इसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा और कब तक ये इंडस्ट्री से बाहर आ पाएगी? देखिए, अभी कहने को तो कई सारी चीजें लोग बोल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, यू नो, वैक्सीन में तो बहुत देर है और ना ही कोई ठोक बजा के बता रहा है कि इस महीने में आएगा या उस महीने में आएगा। कोई बोल रहा है 1 साल, कोई बोल रहा है 1.5 साल, कोई बोल रहा है अक्टूबर, कोई बोल रहा है सितंबर। सो वी डोंट नो वैक्सीन कब आएगा, बट लुकिंग एट द सिचुएशन, वैक्सीन इज द आंसर, देयर इज नो अदर आंसर एट सच। जो आप अगर यस या नो में पूछोगे, हर्ड इम्यूनिटी जो है इट्स नॉट गारंटीड। ये नहीं हो सकता कि हर्ड इम्यूनिटी आई और केसेस कम हो गए तो लोग रेडीली बाहर निकलने लगेंगे। लोग डरे हुए हैं, हर कोई डरता है, और खुद अपने लिए ही नहीं, बट आप बाहर जाओगे तो आपका परिवार है, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, तो एक दूसरे के लिए भी डर है। तो कोई चीज इस पे कारगर नहीं हो सकती एक्सेप्ट फॉर वैक्सीन। खासकर हमारी इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है जब तक वैक्सीन नहीं आता, इट्स नॉट मच एडवाइजेबल। मतलब कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे, बट आपको तो पता ही है हमारी इंडस्ट्री कैसे होती है, कैसे काम चलता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या शूटिंग पे पॉसिबल होगा? यहाँ से शुरुआत, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो वो बहुत ही क्रिटिकल इश्यू है, और मे बी कपल ऑफ मंथ्स डाउन द लाइन और 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन अगर थोड़ा प्रपोर्शन कम हुआ केसेस का, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इंसान सोच सकता है कि भाई कुछ करे, बट आई डोंट सी एनीथिंग इन द नियर फ्यूचर, नॉट वेरी सून, नॉट एट लीस्ट फॉर 2 to 3 months। राइट। तो उत्कर्षा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का, और इट हैज बीन अ रियल प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपके साथ जो आपका पूरा सफर रहा टीवी, फिल्म्स और थिएटर का, उन सब चीजों को जान करके मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो ऑडियंस है, उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो उससे कुछ सीख पाएंगे। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी उत्कर्षा नायक, टीवी और थिएटर की मशहूर पर्सनालिटी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।